I scored 98.4% in my class in CBSE boards, and that too without any coaching or tuition. And in this video, I'm going to be telling you everything that will help you to ace your board exam even if you start from December. Hi everyone, my name is Priyanshi and I scored 98.4% in my class 10 boards, and that too without any coaching. And now I am a class 11 science student, and in this video I'm going to share how I scored 98.4% in boards and how you can also score much better than me even if you start from December. पहला टिप होने वाला है इज डू नॉट पैनिक नो मैटर आपका कितना सिलेबस हो रखा है, आपका प्री बोर्ड्स खराब गया है या फिर आपका सिलेबस अभी तक बचा है, आपको अभी पैनिक नहीं करना है। बिकॉज अगर आप पैनिक करना स्टार्ट करोगे ना तो आपका बस टाइम वेस्ट होगा और आपको वो डीमोटिवेट फील कराएगा और आप कुछ भी नहीं होगा अगर आप पैनिक करना स्टार्ट कर दिए तो आपको क्या करना है, सिट डाउन एंड स्टार्ट स्टडिंग। और 2 महीने हैं तो वो क्लास 10 इज़ वेरी इजी। अगर और 2 महीने तो आप सही रिसोर्सेज से भी पढ़ोगे ना ये 2 महीने में और कंसिस्टेंट रहोगे तो आराम से हो जाएगा और आप आराम से 90-95% ऊपर ला सकते हो। देखो अभी आपका सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि आप दिसंबर एंड तक अपना पूरा एटलीस्ट 80% सिलेबस कंप्लीट कर दो। अगर उतना भी नहीं हो रहा है तो मिड जनवरी आपका एंड पॉइंट होना चाहिए। बिकॉज आपको 20 से 25 डेज तो लगेंगे ही आपको रिविजन करने के लिए, सैम्पल क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने के लिए। और अगर इस टाइम पे कंसिस्टेंट रहोगे और राइट सोर्सेज से पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा। बिकॉज क्लास 10 इज़ वेरी इजी और आपको क्लास 11 में आकर ही पता चलेगा कि क्लास 10 तो बहुत ईजी था। तो अभी आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनाओ और लिखो कि कौन कौन सा चैप्टर आपका नहीं हुआ है और वो करना स्टार्ट कर दो। और अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करो तो आपको क्या करना है कि वन शॉट देखो या फिर रिविजन सीरीज या फिर कोई भी मैराथन। बेटर आप अभी वन शॉट देखो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस दो और आपको पता चल जाए कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब वो टीचर लोग बार बार एम्फोसाइज करेंगे और बार बार रिपीट में पढ़ाएंगे और उस टॉपिक में बहुत ज़्यादा फोकस दो, उसको ही ज़्यादा अपना 80% एफर्ट्स वहाँ पे दो। और पूरा चैप्टर अभी आप नहीं कर सकते क्योंकि देखते देखते ना ट्राई टू मेक नोट्स। ऐसा नहीं डिटेल नोट्स बनाना है, आप टू द पॉइंट और कंसाइज नोट्स बनाओ। देखो क्या है ना, आप जब अभी नोट्स बनाओगे तो क्या होगा, एक तो आपको एग्जाम से पहले आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करने में हेल्प करेगा एंड सेकेंड इज आप लिखते लिखते ना आपका दिमाग में रिटेन भी हो जाएगा आराम से। तो बेटर कि आप टू द पॉइंट और कंसाइज नोट्स लिखो, बट नोट्स लिखना ट्राई करो। जब तक आप नहीं लिखोगे तब तक दिमाग में नहीं जाएगा। तो जितना लिखना पड़ रहा है लिखो, जितना पढ़ना पड़ रहा है लिखो। बिकॉज अगर आप देखो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी सिंपल है। अगर आप पहले से पढ़ते तो आराम से 1-2 घंटे में, अगर बिगिनिंग से पढ़ते तो 1-2 घंटे में आपका आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाता है टाइम पे। बट क्योंकि अब से बहुत कम टाइम बचा है तो इसीलिए आप जितना पढ़ना पड़ रहा है, जितना घंटा पढ़ना पड़ रहा है पढ़ो। मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता रही हूँ कि आपको कैसे करना है। तो मैथ्स के लिए पहले आप अपना एनसीईआरटी कंप्लीट करो, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, ऑप्शनल एक्सरसाइज, आपको सब कुछ करना है। और एक बार आपका मैथ्स का एक्सरसाइज मैथ्स पूरा एनसीईआरटी अगर आपका पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैथ्स का एनसीईआरटी एग्जाम्पल करना स्टार्ट कर दो और उसके साथ सीएफपीक्यू अगर टाइप आपको परमिट करे तो आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से सीएफपीक्यू से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। बिकॉज ये सब करने से आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मैथ्स में आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका साइंस पे पहले आप अपना एनसीईआरटी कंप्लीट करो। हर बैक एक्सरसाइजेस आपको लगाने, हर एग्जाम्पल, हर एक्टिविटीज़, हर बॉक्स, केमिस्ट्री में डूनो वाले बॉक्सेस, एक्टिविटीज़, वो सब कुछ करना है। बायोलॉजी में आपको क्या करना है ना, डायग्राम्स वगैरह, उसका लेबलिंग और कुछ कुछ सिलेक्टेड एक्टिविटीज़ होते हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं तो वो देख लेना। फिजिक्स में जो एंडिंग में जो कंक्लूजन लाइन्स होते हैं ना वहाँ से कभी कभी असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हर टॉपिक के एंडिंग में जो कंक्लूजन लाइन्स होते हैं उसको भी देख लेना। बिकॉज ये देखने से आपको रीजनिंग वाला है जो जहाँ पे आपका मार्क कटता है वो नहीं होगा। या सोशल साइंस पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, वहाँ पे बस आपको रट्टा मारना है। तो आपको हिस्ट्री में क्या करना है, हिस्ट्री में अगर आप टाइमलाइंस बना के करोगे तो बहुत इजीली आपको लर्न कर सकते हो। और वहाँ पे जो हिस्ट्री में ना बॉक्सेस होते हैं, साइड में ब्लू वाले बॉक्सेस होते हैं जो कि केस बेस में आ जाते हैं। तो अगर आपका टाइम हो रहा है तो आप वो बॉक्सेस में जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ के जाओ, वरना नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। और सिविक्स और हिस्ट्री में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो पिक्चर को तो देख के जाना और क्या है और उसके बारे में जो नीचे लिखा होता है ना और उसका डेट वो देख के जाना। उसके बाद ज्योग्राफी में आपको बेसिकली क्या करना है ना, जब भी आप कोई वन शॉट देख रहे हो तो नीचे ना कमेंट सेक्शन में देखना निमोनिक्स लिखे होते हैं और इतने अच्छे निमोनिक्स लिखे होते हैं कि आपको ईजिली रन हो जाएगा कि बहुत सबसे हार्ड वाले चैप्टर मतलब मिनरल्स वाले चैप्टर में भी। और इकोनॉमिक आपका बहुत ईजी है। इकोनॉमिक्स में पूरा ट्राई करो कि 20 से 20 आपका आ जाए। बिकॉज इकोनॉमिक्स में तो आपको सबका फेवरेट सब्जेक्ट होता है सोशल साइंस में, बिकॉज ये बहुत ईजी है। तो आपको बस पूरा हिस्ट्री में आपको पूरा सोशल साइंस में आपको बस लर्न ही करना है और उसको बार बार रिवाइज करना है। कम्स इंग्लिश।
इंग्लिश में आपको क्या करना है कि आप कोई से भी अच्छे टीचर से वन शॉट देखो। वन शॉट देखने के वक्त ना आप जो जो भी वो की पॉइंट्स या कीवर्ड्स लिखा रहे हैं उसको लिखो। और जो भी चैप्टर के कैरेक्टर है उनका कैरेक्टर स्केच याद रखो, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा तो एक दो लाइन में तो आप वो कैरेक्टर स्केच से भी कुछ छाप सकते हो। उसके बाद क्या करना है, वो जो 6 मार्कर के क्वेश्चन होते हैं, 6 मार्कर के क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट में आपका आंसर डिवाइड करना, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रो में क्या लिखना, अच्छा हाँ, इंग्लिश में आपको क्या करना है, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो ना तो वो चैप्टर का नाम, उसका ऑथर का नाम, उसके राइम स्कीम, पोइटिक डिवाइसेस और वर्ड मीनिंग को आप स्किप भी कर सकते हो, बट ओवरऑल आपको ये सब एक चैप्टर जब पढ़ रहे हो तो ये सब आपको देख के जाना है। उसके बाद आपका 6 मार्क के क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट में अपना आंसर डिवाइड करना, इंट्रो, बॉडी और उसके बाद कंक्लूजन। फुल सेंटेंस लिखना। अगर कोई ऑप्शन आए, फॉर एग्जाम्पल कोई MCQ में आए तो MCQ में ऑप्शन प्लस आंसर लिखना। और उसके बाद जो आता है आपका सेक्शन ए, जो आपका बेसिकली पैराग्राफ वाले के जो क्वेश्चंस होते हैं, पैराग्राफ वाले क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करना है। आप कोई सा भी रिसोर्सेज या फिर सोर्सेज से एटलीस्ट 5-10 पैसेज के क्वेश्चंस करके जाना, ताकि आपको ओवरऑल आइडिया आ जाए कि कैसे डिफरेंट पैसेज को आपको अप्रोच करना है। वंस आपका सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है ना, सैम्पल क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। क्योंकि देखो ये क्या भी ज़रूरी क्यों होता है मैं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि डायरेक्टली आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ जाते हैं। तो और आपको आपको अप्रोच पता चलता है, आपको राइटिंग कैसे लिखना है वो पता चलता है, तो वो करना स्टार्ट कर दो। एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, देखो तुम लोग अभी कोई एक अच्छा सैम्पल क्वेश्चन पेपर खरीदो। बहुत सारे आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर नहीं खरीदने हैं, बिकॉज मैं बता रही हूँ, मैं 5-6 सैम्पल क्वेश्चन पेपर खरीदी थी बहुत, और बिल्कुल पाइल अप हो गया था मेरा, तो मुझे बहुत डीमोटिवेट फील होता है कि इतना सारा करना है। आप कोई भी एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर अच्छे से, मतलब एक अच्छा वाला रिसोर्स से अच्छा सैम्पल क्वेश्चन पेपर खरीदो और उसे ही बार बार करो और उसे ही अपना प्रायोरिटाइज करो। बहुत सारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपको नहीं खरीदने हैं। देन कम्स योर व्हाट पेपर प्रेजेंटेशन। देखो अगर आप सिर्फ लर्न करोगे और आपको आंसर प्रेजेंट करना ही नहीं होगा तो ऑफकोर्स आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, मैथ्स में आपको फार्मूलाज को आपको बॉक्स में करना है, और क्लीन एंड क्लियर आप अपना कैलकुलेशन पीछे भी कर सकते हो या फिर साइड में भी कर सकते हो। आपका चॉइस है, वो कैलकुलेशन आप साइड में भी एक लाइन खींच के साइड में भी कर सकते हो या फिर पीछे भी कर सकते हो। उसके बाद इंग्लिश के लिए आप क्लीन हैंड राइटिंग, थोड़ा नीट हैंड राइटिंग सुंदर से लिखोगे तो आपको वो एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चा को आता है और अच्छा लिखा है। प्लस प्रेजेंटेशन के लिए आपको क्या करना है ना, इंग्लिश में आपको नीट एंड क्लियर हैंड राइटिंग में लिखना है, आपको यहाँ पे पैराग्राफ में लिखना है। देन कम्स साइंस में आपको बायोलॉजी में बॉक्स, आप और सुंदर अगर आप डायग्राम बना रहे हो तो बॉक्स बना देना, वो डायग्राम को, फॉर्मूलाज को बॉक्स करना और अच्छे से सेक्शन ए लिखना, उसके बाद लिखना सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करना, या फिर मतलब आपका नंबरिंग सही से अच्छे से होना चाहिए। एंड सोशल साइंस में आप पॉइंट्स में लिखना। सो मैथ्स में आपको फाइनल आंसर फॉर्मूलाज को बॉक्स करके लिखना है और अच्छे से स्पेसिंग देना। उसके बाद साइंस में आपको फॉर्मूलाज, फाइनल आंसर सब कुछ बॉक्स करना है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको यूनिट लिखना है। मैथ्स में साइंस में यूनिट बिल्कुल भी मत छोड़ना, यूनिट लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, वरना उसके लिए आधा मार्क कटता है। तो इसीलिए यूनिट लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। स्पेस और डायग्राम्स में डायग्राम नीचे उसका लाइक व्हाट द डायग्राम इज ऑल अबाउट, उसके बाद उसका सब हेडिंग अच्छा, मतलब उसका डायग्राम अच्छे से बनाना, लेबलिंग सही लिखना। देन कम्स योर सोशल साइंस, पॉइंट्स में लिखना सब कुछ, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन वाला फॉर्मेट फॉलो करना। अगर लॉन्ग आंसर होगा तो इंग्लिश में की पॉइंट्स को अंडरलाइन करना, साइंस में भी की पॉइंट्स को अंडरलाइन करना और ज़्यादा ओवरराइट मार्क करना, वरना ओवरराइट करने से ना ज़्यादा चांस पड़ता है मार्क्स कटने का। तो अवॉइड ओवरराइटिंग, टू द पॉइंट लिखने का कोशिश करना। एंड सोशल साइंस में पॉइंट्स में लिखना है और आपको इंग्लिश में पैराग्राफ्स में लिखना है।